नमस्कार, पब्लिक इंडिया 9 एम संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे पेगासस स्पाईवेयर को लेके यूएस कोर्ट में एक मामला जो पिछले 5 सालों से चल रहा था। 2019 में ये अभियोग का मामला व्हाट्सएप जो मेटा अब ओन करती है, जो फेसबुक भी चलाती है, मेटा ने केस किया था एनएसओ पर। ये कहते हुए कि 1400 व्हाट्सएप अकाउंट्स में एनएसओ स्पाईवेयर ने घात लगाई और उसमें उन्होंने डेटा जिन 1400 लोगों का डेटा उन्होंने व्हाट्सएप के ऐप के ज़रिए उनके फ़ोन में एंटर किए, उनके माइक्स पर कब्ज़ा किया, उनके जो क्रिटिकल डेटा उनके फ़ोन में था, उनकी फ़ोन डायरेक्टरी, उनके मैसेजेस, उनकी प्राइवेट फ़ोटोज़ और वीडियोज़, उसको डाउनलोड किया और इस तरीके से प्राइवेसी को हर्ट किया और बहुत सारे लोग जो ऑपोज़िशन में थे, ऑपोजिशन में थे गवर्नमेंट में, या जो लोग समाज सेवी थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, या जो लोग वकील थे, जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करते थे, जो सीए में हिंदुस्तान में, या फिर जीएसटी को लेकर, भीमा कोरेगांव में दलित आंदोलन को लेकर, और दिल्ली राइट्स में आपने देखा जिस तरीके से झगड़ा हुआ है दो समुदायों के बीच में, उन लोगों के प्रमुख लोगों के फ़ोनों को एनएसओ स्पाईवेयर की तरह हैक किया गया। और ये किस लिए फ़ोन हैक किए गए? ये फ़ोन इसलिए हैक किए गए ताकि उनका 3 तरीके से, एक तो ये पता लगाया जा सके कि वो लोग किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और किस तरीके से वो साजिशें रच रहे हैं सरकार के खिलाफ। दूसरा तरीका, जो उनके फ़ोनों के थ्रू, उनके मोबाइल फ़ोनों के थ्रू उनके कंप्यूटर्स में जाना, उनको खुद को ईमेल्स भेजना और ईमेल्स में बहुत सारी आपत्तिजनक अटैचमेंट्स डालना, जिसमें फोटोज, वीडियोस और बहुत सारी साजिशों के जो है प्रूफ्स उनको गढ़ना, ताकि पुलिस, ईडी, सीबीआई को भेजकर उनका प्रताड़न किया जा सके, उनको जेल में डाला जा सके। भीमा कोरेगांव में आपने देखा फादर स्टैन स्वामी को किस तरीके से जेल में डाला गया। उनका भी यही था कि उनके जो फोन है उसमें पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके और झूठे एविडेंस प्लांट किए गए और साजिशन के तहत उनको, रोना विलियम्स को, प्रोफेसर साई बाबा को, सुधा भारद्वाज को भीमा कोरेगांव केस में सालों साल जेल में रखा। प्रोफेसर स्टैन स्वामी की तो जेल में ही मृत्यु हो गई। तो ये मानव अधिकारों का हनन करना, सरकार को डिक्टेटरशिप की तरह चलाना, एक पुलिस स्टेट की तरह सब गवर्नमेंट्स को मैनेज करना, ये सरकारों का काम नहीं है। सरकारों का काम है देश को तरीके से चलाना, देश की संप्रभुता, अखंडता, लोकतंत्र को और देश के संविधान को जो है वो बचाना। बजाय उसके सरकार खुद को बचाने में लगी हुई है, गवर्नेंस नहीं कर रही है, सरकार खुद को बचाने में लगी हुई है। अब ये जो रूलिंग आई है इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। बीते शुक्रवार, आज से 3 दिन पहले, यूएस स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह कहा कि इजरायली टेक्नोलॉजी कंपनी एनएसओ ग्रुप लाइबल है 1400 व्हाट्सएप यूजर के डिवाइसेस को हैक करने के लिए। और ये हैकिंग कैसे हुई? एनएसओ ग्रुप जो था वो स्पाईवेयर बनाता था, उसका नाम पेगासस था, और उनको गवर्नमेंट क्लाइंट्स, जो सरकारी जो सरकार सोचती है जिनसे उनको खतरा है या खतरे का अंदेशा है, उन क्लाइंट्स के जरिए उसको, मालवेयर के जरिए उनके फोनों को इन्फेक्ट करना और बहुत सारे व्हाट्सएप यूजर्स को, जिसमें एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स शामिल हैं, उनके फोनों को हैक करके उनकी इंफॉर्मेशन निकालना। अब जो केस है वो एनएसओ का और व्हाट्सएप का है, एनएसओ वर्सेस व्हाट्सएप है, क्योंकि व्हाट्सएप का कहना है कि हमारे जो सर्वर्स हैं उसमें भेद करके हमारे क्लाइंट्स के साथ बगैर हमारे परमिशन के इस तरीके की चीजें की गई। और उसमें अब उस अभियोजन को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ओकलैंड की, कैलिफोर्निया की एक्सेप्ट कर लिया है और मार्च 3, 2025 से अब उस पर सुनवाई शुरू होगी। हालांकि उस रूलिंग ने यह नहीं कहा है कि जो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, जिनके फोन हैक हुए हैं, उनका क्या होगा, क्योंकि ये दो पार्टीज के बीच में है, व्हाट्सएप और एनएसओ के बीच में है। तो जो 1400 व्हाट्सएप यूजर्स हैं, उनको क्या जो ये दंड मिलेगा एनएसओ का, उसके क्या वो उसको उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, उसके क्या वो जब डिसीजन होगा तो क्या उनको भी कुछ उसमें कॉम्पनसेशन मिलेगा, उसके भागीदार होंगे, इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी जो केस है ये बहुत सारी डेलिब्रेशंस के बाद
जो तय हुआ मामला, ये अभी तक 5 साल में क्या उसमें कार्रवाई हुई, क्यों वो मामला जो है 5 साल से लंबित था, तो वो भी मैं आपको समझाऊँगा। ये 5 साल से जो व्हाट मेटा ओन्ड व्हाट्सएप है, जो फेसबुक भी चलाती है, इन्होंने एनएसओ ग्रुप को जो है वो जो है उनको स्यू किया था यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नॉर्थ कैलिफोर्निया की अक्टूबर 2019 में। ये मामला सारा अक्टूबर 2019 से शुरू होता है और उनकी रूलिंग में कोर्ट ने कंक्लूड किया था कि एक व्हाट्सएप के जो सर्वर्स हैं, उनमें एक बग था, उस बग का इस्तेमाल करके, बग कहते हैं कि कोई त्रुटि थी सर्वर में, उस त्रुटि का इस्तेमाल करके उन्होंने एनएसओ ने कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट के तहत, अमेरिका में कंप्यूटर फ्रॉड और अब्यूज एक्ट का प्रावधान है, उसके तहत एक फेडरल साइबर सिक्योरिटी लॉ जो क्रिमिनलाइज करती है अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स एंड अदर डिजिटल इंफॉर्मेशन। मतलब लोगों के कंप्यूटर, डिजिटल इंफॉर्मेशन और साइबर सिक्योरिटी के कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट में अगर आप अनऑथराइज एक्सेस करेंगे तो ये स्टेट लॉ इन कैलिफोर्निया में इसको कैलिफोर्निया कंप्यूटर डेटा एंड एक्सेस फ्रॉड एक्ट में कवर किया जाता है। तो सीडीएएफए यानी कि कैलिफोर्निया कंप्यूटर डाटा एक्सेस एंड फ्रॉड एक्ट में ये दंड की कार्रवाई एनएसओ ग्रुप पे की जाएगी। डिफेंडेंट जो हैं, जो प्लीड कर रहे हैं एनएसओ ग्रुप, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि व्हाट्सएप के इंस्टॉलेशन सर्वर, जिसका अगर शॉर्ट में कहें तो डब्ल्यूआईएस, व्हाट्सएप इंस्टॉलेशन सर्वर्स जो इंस्टॉलेशन करते हैं इन स्पाईवेयर्स की, उन्होंने मैसेजेस भेजे व्हाट्सएप सर्वर्स के द्वारा और उस पे पेगासस को इंस्टॉल किया। टारगेट यूजर्स मतलब कि जिन लोगों के फोन्स को हैक करना था उनको टारगेट किया गया और फिर वो डब्ल्यूआईएस व्हाट्सएप इंस्टॉलेशन सर्वर के जरिए उन्होंने वो इंफॉर्मेशन, जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन थी, उसको रिट्रीव किया और वो टारगेटेड यूजर को थ्रू व्हाट्सएप सर्वर्स उन्होंने इंफॉर्मेशन सर्वर्स को फिर से हैक करके सारी इंफॉर्मेशन उनकी निकाली और अपने पास रखी। ये जो फाइलिस हैमिल्टन है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कैरोलिना के या कैलिफोर्निया के जो जज हैं, उनका ये कहना है कि सर्वर्स का इस्तेमाल जो है और जो उनके इंफॉर्मेशन सर्वर्स हैं, जो उनके इंस्टॉलेशन सर्वर्स हैं व्हाट्सएप के, व्हाट्सएप इंस्टॉलेशन सर्वर्स का इस्तेमाल करके ये इंफॉर्मेशन इलीगली अनऑथराइज तरीके से निकाली गई। अब व्हाट्सएप जो है वो उसके पास सफिशिएंट प्रूफ है एस्टैब्लिशमेंट ब्रीच के और कोर्ट ने कहा है कि व्हाट्सएप सर्वर के जरिए और फिर उनके इंफॉर्मेशन सर्वर्स के जरिए इस तरीके का अभियोजन का मामला बनता है क्योंकि एनएसओ के पास कोई अख्तियार नहीं है कि उन 1400 व्हाट्सएप यूजर्स के फोन्स को हैक किया जाए। अब ये बात खड़ी होती है एनएसओ के डिफेंस में। एनएसओ ने कहा कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करते हैं, ये स्पाईवेयर्स हम मिलिट्री के लिए अपने बनाते हैं, हमने इजरायली मिलिट्री के लिए बनाया, उसके बाद हमने एनएसओ ग्रुप में ये बहुत सारे देशों को बेचा और उसके बाद गवर्नमेंट उसका इस्तेमाल अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए करती है या अपनी इंटेलिजेंस या अपनी एफबीआई, ईडी, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए करती है या सीबीआई के लिए करती है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमने गवर्नमेंट को बेचा, गवर्नमेंट जाने उसका काम जाने। तो ये मामला 5 साल से इसी जिरा बहस में चल रहा था कि क्या एनएसओ इसमें डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है जो 1400 व्हाट्सएप यूजर्स के इंफॉर्मेशन को, उनकी लोकेशन को, उनके फोन्स को जो हैक किया गया है। अब इसमें एक्सेस जो व्हाट्सएप के थ्रू गया, जैसे मैंने आपको बताया सर्वर्स के थ्रू गया, उसमें व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर में रिवर्स इंजीनियरिंग और डीकंपाइलिंग डेटा का किया गया और ये कोई एक्सप्लेनेशन एनएसओ नहीं दे पाया कि बगैर सॉफ्टवेयर के एक्सेस के डीकंपाइलिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू डेटा कैसे लिया जा सकता है। एक बड़ा मामला ये खड़ा हो जाता है कि ये विदाउट एग्रीइंग टू टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ व्हाट्सएप और मेटा, आपने क्यों ये डेटा डीकंपाइल किया और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की? ये सवाल का जवाब एनएसओ नहीं दे पाया। उन्होंने ये भी रूल किया कि व्हाट्सएप, जो एनएसओ ग्रुप का क्लेम है कि उन्होंने कोई टर्म्स ऑफ सर्विस वायलेट नहीं की, तो व्हाट्सएप का क्लेम कि उन्होंने टर्म्स ऑफ सर्विस वायलेट की, ये खरा उतरता है क्योंकि उन्होंने मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल लोगों के फोन पर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए किया। अब जो मेटा ओन्ड के सोशल नेटवर्क थ्रेड के जो उनके हेड हैं व्हाट्सएप के, विल काथकार्ट विल काथकार्ट ने यह कहा कि वो हमारे लिए एक बड़ी जीत है क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की प्राइवेसी पर पूरा ध्यान देते हैं
और अगर किसी की भी प्राइवेसी वायलेट होती है हमारी मैसेजिंग सर्विस के थ्रू, उसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है। अब एनएसओ को जो इजराइल की मिलिट्री सर्विस द्वारा चलाई जाती है, इस पे दंड देना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा कि हमने 5 साल से अपना केस बनाया हुआ है और हम उस पर अडिग थे, उस पर खड़े थे कि स्पाईवेयर जो है वो इम्यूनिटी के पीछे हाइड नहीं कर सकती, अकाउंटेबिलिटी और अनलॉफुल एक्शन के लिए उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब अभी तक किसी कोर्ट में एनएसओ ग्रुप के खिलाफ कोई स्पाईवेयर का मामला दर्ज नहीं है या अभियोजन का मामला नहीं चला है। ये पहला ऐसा मामला है जो एनएसओ ग्रुप के खिलाफ चला है। नवंबर में जब ये कोर्ट डॉक्यूमेंट अनसील किए गए, उसमें व्हाट्सएप ने यह अलेज किया था कि अप्रैल 2018 और मई 2020 के बीच में एनएसओ ग्रुप ने रिवर्स इंजीनियरिंग और डीकंपाइलिंग करके सोर्स कोड को उन्होंने इंस्टॉलेशन वेक्टर यानी कि पॉइंट ऑफ एंट्री बनाया ताकि सर्वर्स के थ्रू व्हाट्सएप ये चैट को हैक किया जा सके। उनके नाम उन्होंने कुछ इस तरीके से रखे। एक इंस्टॉलेशन वेक्टर का नाम हेवन था, एक का ईडन था, एक का एराइज था और एक हैकिंग सूट जिसका नाम हमिंग बर्ड था, उन्होंने क्रिएट किया और अपने सरकारी क्लाइंट्स को बेचा, जिसकी पुष्टि एनएसओ खुद करती है। अब एनएसओ ग्रुप का जो डिफेंस था, वो डिफेंस था ये था कि हम लायबल नहीं हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जब वो एक्वायर कर लेती है स्पाईवेयर तो उसके एक्शन और डिसीजन उनके अपने होते हैं। वो किसके लिए यूज करती हैं? वो अपने प्रतिद्वंदियों, ऑपोजिशन पार्टीज को टारगेट करती हैं, वो उसको अपने दुश्मनों के लिए टारगेट करती हैं, वो अपने मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स के लिए टारगेट करती हैं, बाहर के कंट्रीज के ऑफिशियल्स के फोन्स को। इसके बारे में हमें कोई ज्ञात नहीं होता। ये सब काम हम सरकारों को सॉफ्टवेयर देते हैं, स्पाईवेयर देते हैं, उसके बाद सरकारें अपने हिसाब से चलाती हैं। हालांकि टेलीग्राफिक एक्ट 1961 में देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की एक्सटर्नल डिफेंस के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और तमाम इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, पुलिस फोर्स को अलाउ होता है इन स्पाईवेयर्स को यूज करना या इन फोन्स को टैप करना, पर वो सिर्फ कोर्ट की मर्जी से और कोर्ट की अप्रूवल के बाद या डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद, बगैर किसी लाग लपेट के अगर आप किसी के फोन को हैक करते हैं तो ये दिस अमाउंट्स टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्रिवेसी एंड राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल, जिसके लिए मेटा या व्हाट्सएप एनएसओ से लड़ रहा है। अब इसमें सब्सटैंशियल जो पार्ट है प्रोसेस का, जज का यह मानना है ये एनएसओ ही हैंडल कर रहा था, क्योंकि कस्टमर को सिर्फ ये बताना होता है कि ये टारगेट है हमारा जिसका मोबाइल नंबर ये है, डिवाइस नंबर आईएमआई नंबर ये है या नहीं है, या खाली फोन नंबर उसको पता होता है। फोन नंबर के साथ आईएमआई नंबर आराम से निकाला जा सकता है। जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास आईएमआई नंबर या उसका क्रिटिकल फोन का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो होता है। तो अगर आपने फोन नंबर दे दिया और आपने बता दिया कि ये आपका टारगेट है और इंस्टॉल का बटन प्रेस किया, उसके बाद उस क्लाइंट का काम खत्म हो जाता है, सारा काम एनएसओ करती है, ऐसा जज का मानना है। पेगासस विल इंस्टॉल द एजेंट ऑन द डिवाइस, मतलब पेगासस का जो सॉफ्टवेयर है वो एजेंट को डिवाइस पे रिमोटली एंगेज करता है और ये सारी एंगेजमेंट उनके मेन सर्वर से होती है। यानी कि अगर इसराइल मिलिट्री का ये सॉफ्टवेयर है पेगासस और एनएसओ ग्रुप बेच रहा है और एनएसओ ग्रुप इसराइल में बेस्ड है, जो इसराइल मिलिट्री के साथ क्लोजली काम करता है जैसे हमारी एचएएल है, तो इसका मतलब है ये सारा डेटा जो है रिट्रीव इसराइल के सर्वर्स पे हो रहा है। एक बाहर के देश में हमारे देश का सारा डेटा, सारा प्राइवेसी डेटा बाहर के देश में जा रहा है। तो ये एक फॉरेन शोर से या फॉरेन कंट्री से या फॉरेन लैंड से हमारी देश की संप्रभुता और देश की अखंडता पे अटैक भी माना जा सकता है। इसका मतलब यह है कि कस्टमर को सिर्फ एक रिक्वेस्ट डालनी है, टारगेट डिवाइस का नंबर देना है और एनएसओ उसका सारा डेटा रिट्रीवल, डिलीवरी प्रोसेस पेगासस के जरिए हासिल कर लेगा। यह व्हाट्सएप का आर्ग्यूमेंट था और एनएसओ ने यह एडमिट किया कि इंस्टॉलेशन पेगासस की व्हाट्सएप में एनएसओ और सिस्टम की जो जानकारी है वो क्लाइंट नहीं करता, वो हम क्लाइंट को करके देते हैं। तो ये इट्स नॉट फॉर अ मैटर ऑफ क्लाइंट टू ऑपरेट, क्लाइंट के ऑपरेशंस के बाहर है एम्बिट के, वो सिर्फ इंस्टॉल का बटन दबाता है, बाकी सारा काम पेगासस और एनएसओ करती है, ये उन्होंने माना है।
अब अगर इसकी हम रेपरकशंस की बात करें तो 1400 पॉलिटिकल डिसिडेंट्स, सिविल सोसाइटी के मेंबर, जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जिसमें हिंदुस्तान में 2019 में व्हाट्सएप हैकिंग के लिए बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट को और भीमा कोरेगांव के हमारे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को अटैक किया गया। अक्टूबर 30, 2019 फेसबुक जो मेटा है उसने कंफर्म किया कि पेगासस ने इंडिया ह्यूमन राइट लॉयर्स, जर्नलिस्ट, दलित राइट एक्टिविस्ट और मेंबर ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज, जिसमें राहुल गांधी भी हैं, प्रियंका गांधी भी हैं, सोनिया गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, इन सबको टारगेट किया गया। अक्टूबर 29, 2019 व्हाट्सएप ने एक लॉसूट फाइल किया अगेंस्ट एनएसओ ग्रुप और परमानेंट इंजंक्शन मांगा कि एनएसओ को ऐसी सर्विसेज देने और पेगासस स्पाईवेयर पे बैन लगाया जाना चाहिए। ये कंप्यूटर फ्रॉड और अब्यूज एक्ट का वायलेशन है। जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट, दलित एक्टिविस्ट और एंटी कास्ट एक्टिविस्ट को भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद के हों, एंटी टेरर लॉ के तहत यूएपीए की स्ट्रिक्ट धाराएं लगाई गई और उनको जेल में डाला गया। और इसमें भारत की सरकार का पूरा हाथ है इन स्पाईवेयर्स को लेना और अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म करने के लिए उनके उसमें डालना। इनके मंत्री भी नहीं बचे। अश्विनी वैष्णव जो आईटी मिनिस्टर हैं, उनका भी फोन हैक किया गया था। इनके मेंबर पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी का भी फोन हैक किया गया था। इनके रविशंकर प्रसाद का भी फोन हैक किया गया था। कई सूचनाएं इस तरह की हैं। इन्होंने क्लेम किया कि हैकिंग के जरिए डिजिटल एविडेंसेस को प्लांट किया गया डिवाइसेस में। भीमा कोरेगांव में 16 लोग गिरफ्तार हुए 2018 में और उसमें सपोर्टिंग बैंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट एंड कॉन्स्पिरेसी टू किल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब मोदी जी की हत्या के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 16 लोगों का यह कहना है कि ये जो गिरफ्तारी जिन सबूतों पे हुई, ये सबूत, ये एविडेंस हमारे कंप्यूटर, हमारे फोन्स पे प्लांट किए गए, ये हमने नहीं किए। ये एक बड़ा सीरियस मामला आ जाता है। अभी इन सबको ट्रायल अभी फेस करना बाकी है। अब ये एलिगेशंस जो स्पाइंग की हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में 2021 में ये कंप्लेंट आती है तो एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी का काम होता है इन इन्वेस्टिगेशंस को, पेगासस स्पाईवेयर किनके फोन में लगा, नहीं लगा, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इंस्पेक्ट कराना, उनको चेक कराना, उसकी पूरी तफ्तीश करनी। 2021 से 2022 ये कमेटी जो है वो सर्वेलेंस की ये स्पाईवेयर है या जिनके फोन हैक हुए हैं, जिनके कंप्यूटर हैक हुए हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन कराती है, उनको चेक कराती है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ओरली कोर्ट में कहती है, जिसका रिकॉर्ड एविडेंस जो है वो आपका कैमरे के अंडर है, वो ये कहती है कि कमेटी को मॉलवेयर मिला, कुछ फोनों में मॉलवेयर मिला, पर यह निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता कि यह पेगासस मॉलवेयर था या पेगासस का स्पाईवेयर था। और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह भी लिखा, अपनी ग्रीवेंसेस में यह भी लिखा कि सेंटर ने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया। अगर सेंटर ने कोऑपरेट किया होता तो पेगासस स्पाईवेयर का मामला उसी टाइम पे तय हो जाता या रफा दफा हो जाता। इस बारे में कोई कोऑपरेशन मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के साथ नहीं किया। और डिजिटल फोरेंसिक कंसल्टिंग कंपनी है यूएस की, जिसका नाम है आर्सेनल कंसल्टिंग। उन्होंने कंफर्म किया कि भीमा कोरेगांव के जो एक्यूज हैं उनको पेगासस के द्वारा टारगेट किया गया। ये उस डिजिटल फोरेंसिक कंसल्टिंग फर्म का दावा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मालवेयर था, पेगासस था या नहीं था, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, जबकि डिजिटल फर्म फोरेंसिक कंसल्टिंग कंपनी यूएस की कहती है कि उन्होंने कंफर्म किया कि भीमा कोरेगांव के एक्यूज लोग, जो 16 एक्यूज हैं, उनमें कुछ लोगों के फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर मिला। अब एनएसओ के जो ग्रुप पॉलिसी है वो कहती है कि हम स्पाईवेयर सिर्फ गवर्नमेंट क्लाइंट्स को देते हैं। उस समय की मौजूदा सरकार 2014 से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी उनकी परमिशन से, उनके अप्रूवल से पीएमओ ने ये सॉफ्टवेयर, ये स्पाईवेयर हमारी जांच एजेंसियों को दिया कि इन 16 लोगों की तहकीकात करो
और पता लगाओ कि जो दलित एक्टिविस्ट हैं ये क्या चाहते हैं एल्गार परिषद के। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि टारगेट जो सर्वेलेंस का है वो बाहर की सरकार पे थोप दिया जाए, क्योंकि आपको मैंने बताया एनएसओ जो है वो इजराइल बेस्ड है, उनके सर्वर्स इजराइल में हैं। तो कल को मान लीजिए अगर पकड़ा भी जाता है कि पेगासस स्पाईवेयर इन 16 लोगों के फोन में पकड़ा गया या ऑपोजिशन के कुछ लीडर्स के फोन में पकड़ा गया, तो ये हमारा काम नहीं है, ये विदेशी ताकतों का काम है। सरकार तो बच के निकल जाएगी ये कह के कि ये विदेशी ताकतों का काम है, हमारा काम नहीं है। अब ये जो मैलिशियस कोड है, जो इन सॉफ्टवेयर के थ्रू इन्फिल्ट्रेट करता है, ये व्हाट्सएप कॉल्स के थ्रू दिया जा सकता है। अगर आप फोन को आंसर नहीं भी करेंगे, अननोन नंबर से अगर व्हाट्सएप पे आपके कॉल आती है, फोन को आंसर नहीं भी करेंगे, तब भी ये आपके व्हाट्सएप के जो बग है, जो उसकी त्रुटि है, उसके द्वारा सर्वर इंफॉर्मेशन के द्वारा वो आपके फोन में अपनी जगह बना लेगा, अपनी फाइल क्रिएट कर लेगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो आपके फोन में आ चुका है। आप चाहे फोन को जवाब दें या ना दें। और कई बार ऐसा होता है कि ये जो कॉल आती है, ये आती है, 2-3 रिंग बजती हैं और डिलीट हो जाती है। उसके कॉल लॉग्स भी डिलीट हो जाते हैं। मतलब कि उस कॉल का कोई ट्रेस ही नहीं रहता कि वो कॉल आई कब थी, किस नंबर से आई थी, और वो आपके कॉल हिस्ट्री में भी नहीं होगी, गायब हो जाएगी। तो उसका कोई आपको सबूत आपके पास नहीं होगा। अब जो ये स्पाईवेयर है, ये आपके फोन को माइक्रोफोन बना देगा, कैमरे को कैप्चर कर लेगा, आपकी ईमेल्स, आपके मैसेजेस, आपकी मूवमेंट्स, आप कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं। आपका फोन अगर बंद भी पड़ा है तो वो सुन रहा है और देख रहा है। आपका फोन चालू है तब भी वो सुन रहा है, देख रहा है। आप अगर अपना फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपकी सारी बातें सुन रहा है। आप जो डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो भी देख रहा है, और जो बातें आप फोन पे नहीं कर रहे हैं, उसको भी वो रिकॉर्ड कर रहा है। ये इतना खतरनाक स्पाईवेयर है या सॉफ्टवेयर है। एनएसओ ग्रुप ने यह भी क्लेम किया है कि ये सिर्फ सरकारी लोगों को बेचते हैं। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट्स जो हम करते हैं, वो इजरायली लॉज के अंडर करते हैं। भाई, इजरायली लॉज तो इंडियन लॉज के बराबर नहीं है। इंडियन लॉज में तो हमारा जो प्रिवेसी एक्ट है, या राइट टू प्रिवेसी, आर्टिकल 14 में राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू डिसेंट, राइट टू वोट, ये सब मानव से सारे अधिकारों का हनन करता है। तो किसके आदेश पर यह दिया गया? गृह मंत्रालय के, प्रधानमंत्री के, पीएमओ के। इसका खुलासा सरकार को करना चाहिए। अब पेगासस जो है कई देशों में स्क्रूटनी के अंडर आ गया है, क्योंकि आपको याद होगा सऊदी अरेबिया में एक जमाल खशोगी करके जर्नलिस्ट थे जिनके पास बहुत क्रिटिकल डेटा होता था। उनके फोन पे पेगासस स्पाईवेयर लगा के पहले उनको सऊदी अरेबिया की एम्बेसी में बुलाया जाता है, टर्की में, और फिर उनके टुकड़े टुकड़े करके उनकी लाश को एक सूटकेस में बंद करके एम्बेसी से बाहर निकाल दिया जाता है। जहां जहां मोनार्कीज हैं, वहां वहां ऐसे काम होते हैं। जमाल खशोगी की हत्या के जिम्मेदार भी पेगासस सॉफ्टवेयर या एनएसओ ग्रुप कहीं ना कहीं है। अब बात यह आ जाती है कि हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार हम पे क्यों जासूस बैठा रही है? हमारी सरकार हमारी क्यों बातें सुनना चाहती है? हमारी सरकार बजाय वेलफेयर के कार्य करने के, बगैर ये सोचने के कि कैसे देश का विकास हो और इस विकास में लोगों को कैसे जोड़ा जाए, वो सिर्फ अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए पॉलिटिकल डिसेंट पे काम कर रही है। इसमें एक और खुलासा मैं आपको देता हूं बिफोर मैं साइन ऑफ करूं, कि इसमें स्टेट्स में भी एक पंगा शुरू हो गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट की तो इन्वॉल्वमेंट मैंने आपको बता दी पेगासस की, कि किस तरीके से हिंदुस्तान के कुछ नागरिकों पे जो मोदी जी से सवाल करें, जो सरकार को अपोज करें, उस पे तो वो कार्रवाई करती करती है। इसने इस कंपनी ने दो स्टेट्स को अप्रोच किया। एक स्टेट अप्रोच की वेस्ट बंगाल की, और एक स्टेट अप्रोच की मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश की। 2021 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ममता बनर्जी के अंडर एक कमीशन बनाती है, और ये सर्वेलेंस फोन जो यूज हो रहा है पेगासस, इसके बारे में वो तफ्तीश करना शुरू करती है। ये इसलिए होता है कि उनके ऊपर उनको ये रिपोर्ट होता है कि हमारे फोनों पे इंटरसेप्शन और इंफॉर्मेशन का पोजेशन हो रहा है, स्टोरेज हो रही है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, और ऐसी इंटरसेप्शन जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं स्टेट एक्टर्स के साथ मिलकर, और ये सारा सारा डेटा जो है देश के बाहर किसी सर्वर में डाला जा रहा है। ऐसा उस स्टेट की इंक्वायरी में ये इंस्टिगेट होता है,
क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को भी पेगासस ने अप्रोच किया कि आप अपने पॉलिटिकल प्रतिद्वंदियों को खत्म करना चाहते हैं तो हम आपको पेगासस की सर्विसेज दे सकते हैं, पर ममता बनर्जी उसके लिए मना कर देती हैं। और 2021 में जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनती है टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टू लुक इनटू एलिगेशंस ऑफ अनऑथराइज्ड सर्वेलेंस यूजिंग द पेगासस सॉफ्टवेयर, तो अगस्त 2022 में यही कमेटी टेक्निकल एक्सपर्ट की लगता है कि कोई कंक्लूसिव एविडेंस इनको नहीं मिला है कि स्पाईवेयर फोन्स में यूज हुआ है, क्योंकि वो अपने ट्रेसेस मिटा देता है। पर जब वो फोरेंसिक डिजिटल उसकी जांच होती है यूएस में, तो वो पकड़ा जाता है कि उसमें वो चीजें थी, मॉलवेयर था, स्पाईवेयर था। और पेगासस का स्पाईवेयर का ट्रेसेस या उसके उसके जो ट्रेसेस हैं वो उसके उनके फोन्स पे मिलती हैं जिन फोन्स पे उसको लगाया गया था। अब बात यह आ जाती है कि चाहे एक्टर्स स्टेट के हों या नॉन स्टेट के एक्टर्स हों, कमीशन जो थी सुप्रीम कोर्ट के अंडर, उनकी प्रोसीडिंग्स को क्यों स्टे कर दिया गया? आंध्र प्रदेश दूसरी स्टेट है जिसमें यह मामला आता है, जिसमें उस समय की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जिसके अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी हैं, उस पेगासस का इस्तेमाल आरसीपी और टीडीपी के जो उनके प्रतिद्वंदी हैं उनके लीडरों पर वो यूज करते हैं। 2022 में आंध्र की स्टेट असेंबली रेजोल्यूशन पास करती है कि वो भी एक कमेटी बनाएगी और प्रीवियस टीडीपी गवर्नमेंट ने क्या ये सॉफ्टवेयर खरीदे पेगासस के नहीं खरीदे उस पर जांच करेगी। जब ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आता है कि वेस्ट बंगाल को भी पेगासस ऑफर किया गया था, तो यह जाहिर हो जाता है कि आंध्र प्रदेश की सरकार को भी पेगासस कंपनी ने अपनी सर्विसेज ऑफर की थी, जैसे सेंटर की सरकार को की थी। ये एक हनी ट्रैप मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए, हनी ट्रैप करने के लिए पेगासस को वहां भेजा भी जाया जा सकता है। जब ममता बनर्जी ने उस हनी ट्रैप में फंसने से मना कर दिया, तो आंध्र प्रदेश के वाईएसआर सीपी जो है इसमें फंस जाती है। और सीआरपी क्योंकि उस समय सत्ता में थी, उनके चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी थे, वो कहते हैं कि टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने पहले पेगासस स्पाईवेयर को खरीदा होगा और हम पे पहले से जासूसी कर रहे होंगे। 2024 में टीडीपी जब कंट्रोल गेन कर लेती है, जब इलेक्शन जीत जाती है आंध्रा का, लोकसभा के इलेक्शन के साथ जब विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, तो चंद्रबाबू नायडू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को बुलाकर पूछते हैं कि पेगासस को क्या उनके और उनके सुपुत्र लोकेश नायडू के खिलाफ वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने यूज किया था कि नहीं किया था, इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। तो वाईएसआर तो फंस गए, उनकी सत्ता भी चली गई और पेगासस सॉफ्टवेयर का लगाने का इल्जाम भी चंद्रबाबू नायडू के हाथ में आ गया कि लोकेश नायडू उनके बेटे जब वो यात्रा पे निकले थे और ठीक इलेक्शन से पहले वाईएस जगन रेड्डी उनकी गतिविधियों पर, उनकी स्ट्रैटेजी पर, उनकी पॉलिटिकल सोच पर नजर बनाए हुए थे। अब क्योंकि लोकेश नायडू का कहना है मुझे 2 बार टारगेट किया गया जगनमोहन रेड्डी की रेजिम द्वारा, जब पहले मैं युवा गलम यात्रा पे निकला मार्च 2023 में तब, और अप्रैल में जब मैं कैंपेन कर रहा था तब। क्योंकि मेरे पास एप्पल से, क्योंकि एप्पल के जो डिफेंस होती है, जो उनके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो ऐसी सॉफ्टवेयर जब पेगासस उसमें एंटर करने की कोशिश करती है तो बहुत सारे समय वो डिटेक्ट नहीं कर पाते, पर जिस समय भी वो डिटेक्ट कर पाते हैं, एप्पल, जैसे राहुल गांधी के फोन पे भी एप्पल ने नोटिफिकेशन भेजी कि आपके फोन के जो प्रोटेक्शन है, जो उसका फायरवॉल है, उसको ब्रीच किया जा रहा है। ये मैसेज राहुल गांधी को भी आया और लोकेश नायडू का कहना है कि ये मैसेज मुझे भी आया। उनका ये कहना है कि मुझे और मेरे पिताजी को 2 बार टारगेट किया गया और फोन पे अलर्ट आया और जब मैं यात्रा में था। अब ये यूएस की जो जजमेंट है पॉलिटिकल डिसेंट को साइलेंस करने की, अब ये केस मामला उठेगा। इसी तरह का एक केस एमएल शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में भी है। उसकी भी तारीख 5 मार्च 2025 लगी है। तो देखना अब यह है कि ये जो लॉ सूट है एनएसओ ग्रुप के खिलाफ, मेटा जीतती है, अगर जीतेगी तो क्या पेगासस पे प्रतिबंध लगेगा, और अगर पेगासस पे प्रतिबंध लगेगा तो उसका असर भारत में मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, जो कहते हैं कि मनमोहन सिंह भी रेनकोट पहनकर नहाते हैं घर में अपने बाथरूम में, तो क्या पेगासस स्पाईवेयर ने उनको ये बताया या ये उनका अनुमान है?
ये इसी थॉट के साथ, सोच के साथ मैं आपको अब विदा करता हूं। कल 9 बजे फिर किसी नए सब्जेक्ट पर आपके समक्ष पेश होऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर अपनी प्रतिक्रिया दें और हम पारदर्शी तरीके से आपके पास इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, खबर लेके आते हैं, अनसेंसर्ड न्यूज़ लेके आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।